Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of January 2022. तो 14 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज मकर संक्रांति का दिन है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से सारी चीज़ें तैयार कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। तो करते जाइएगा। आज के दिन वो तिल के लड्डू आते हैं बहुत अच्छे, अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर खाइएगा। इफ़ यू आर इन होम देन दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप खा लीजिएगा एटलीस्ट उनको याद करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब अच्छा लगता है ना। तो ये एक फेज़ है जो चला जाएगा, जो बहुत जल्दी बीतेगा और आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर के आएगा। तो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू ऑल। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको अगर लगता है कि करंट अफेयर्स आपका वीक है तो हमने करंट अफेयर्स के लिए पूरी प्री प्लस मेंस की सीरीज प्लस उसमें ऐसे राइटिंग के भी क्लासेस उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है द दीघ निकाय। दीघ निकाय कंपाइलेशन है लॉन्ग डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा। आपको बताना है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया। तो दीघ निकाय को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, मैक्स म्यूलर, सर चार्ल्स विल्किंस और चौथा है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। दूसरा सवाल है आपके सामने बुद्धिस्ट राइटर लिखे हैं, उनकी बुक्स लिखे हैं, आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो अश्वघोष के आगे लिखा है विशुद्धि मार्ग, बुद्ध घोष के आगे लिखा है बुद्ध चरित, वसुबंधु के आगे लिखा है अभिधर्म कोश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 3 ओनली या 2 एंड 3 ओनली। तीसरा सवाल है इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है जैनिज्म का? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चन। आंसर्स मैं आपको एक एक करके बताता हूं, आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने आपने सही किए। पहला सवाल दीघ निकाय, इसका जो हिंदी कंपाइलेशन है, सॉरी आपका इंग्लिश की में कंपाइलेशन है, उसको कन्वर्ट किया था मैक्स म्यूलर ने। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें राइटर और वो मैच करने थे, तो अश्वघोष एक्चुअली में बुद्धचरित के राइटर हैं एंड बुद्ध घोष एक्चुअली में विशुद्धि मार्ग के राइटर हैं। तो ये बेसिकली इंटरचेंज कर दिया था मैंने, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ये अश्वघोष बुद्धचरित के हैं और बुद्ध घोष विशुद्धि मार्ग के हैं। ये दोनों करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कि वसुबंधु जो है वो अभिधर्म कोश के लेखक हैं। तो इसका आंसर केवल 3 होगा, 3 ओनली विल बी द आंसर, ठीक है ना। तीसरा सवाल है इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है जैनिज्म का? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। तो इसमें राइट लाइवलीहुड विल नॉट बी द आंसर, विल नॉट बी अ त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। बिल्कुल आसान सवाल था ये, आप सबको याद भी होगा, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? राइट लाइवलीहुड इज नॉट अ त्रिरत्न। अगला हम मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है व्हाई इंक्रीजिंग लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन आर थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। क्यों जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और ग्लोबलाइजेशन है, अगर वो बढ़ेगा तो वो थ्रेट होगी टू डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। नाउ दिस अ वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड GS2 में समझ लो ये क्वेश्चन, GS3 में ये क्वेश्चन, दोनों में ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। आज की जो पहली न्यूज है वो है यूनियन होम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू सील द फाइनल एग्रीमेंट टू एंड डिस्प्यूट इन 6 एरियाज ऑफ असम मेघालय बाउंड्री अहेड ऑफ मेघालय's 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन। तो यहां पर बात चल रही है असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट की। अब देखो यूपीएससी में क्या है, आपसे डायरेक्टली हो सकता है असम मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट ना पूछे, लेकिन वो यूपीएससी में आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में लिखिए, या नॉर्थ ईस्ट में होने वाले जो एरियाज हैं उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में। इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है क्योंकि तो पूछा जा सकता है, काफी प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू नोट इट डाउन इन योर नोट्स। GS2 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे असम मेघालय बॉर्डर जो है बेसिकली ये डिस्प्यूट है, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन दीज 2 स्टेट्स। और क्यों है ये? एक्चुअली में असम एंड मेघालय शेयर 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। एज ऑफ नाउ देयर आर 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट along their borders। 12 पॉइंट्स हैं डिस्प्यूट के बिटवीन देयर बॉर्डर। असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट आर द एरियाज ऑफ अपर ताराबारी, गजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हहीम, लांगपिह बॉर्डर, लांगपिह, बोरडोर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातामूर, खानापारा, पिलंकाटा, ये सब एरियाज हैं। एंड खंडूली एंड राताचेरा, ये कुछ एरियाज हैं जो कि ये 12 पॉइंट्स समअप हैं जिसमें डिस्प्यूट्स है। एंड मेघालय एक्चुअली में कार्व आउट हुआ था असम के अंतर्गत। याद होना चाहिए आपको, मेघालय जो था वो
असम के अंतर्गत हुआ था। आपको लुशाई हिल्स वाली कहानी भी मैंने आपको एक बार बताई थी कि वो लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, पहले उसको लुशाई हिल्स बोलते थे, फिर उसको कार्व आउट किया गया। असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1971 में, देयर वाज असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इसके अंतर्गत ये आया था, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी चैलेंज किया है, असम ने भी काफ़ी चैलेंज किया है। मेजर पॉइंट जो कॉन्टेंशन का है वो है, एक डिस्ट्रिक्ट है लांगपी वाला डिस्ट्रिक्ट है, जो कि वेस्ट गारो हिल्स बॉर्डरिंग द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में आता है। तो लांगपी जो एरिया है वो एक्चुअली कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, याद रखिएगा, लांगपी जो एरिया है वो एक्चुअली कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो ये गारो हिल्स में चला गया। गारो हिल्स अब किसका है? मेघालय का है। तो ये एक तरीके से लांगपी वाला एरिया जो है वो मेघालय में चला गया, एंड दैट इज द रीजन वाई कि ये डिस्प्यूट है। मतलब है तो 12-13 पॉइंट, लेकिन मैं आपको मेजर बता रहा था कि दिस इज अगेन अ प्रिटी बिग रीजन फॉर दैट, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे है, देखिए, द प्रेसिडेंट हैज ग्रीटेड द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति एंड पोंगल फेस्टिवल। तो अब आपको पता है आज मकर संक्रांति है, पोंगल फेस्टिवल है, तो काफी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो आज ऐसे टाइम पे मनाए जाते हैं। तो आज कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में आपको बता दूंगा। मकर संक्रांति और उत्तरायण और माही और सिंपली संक्रांति इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन डे ऑफ सन इनटू द कैप्रिकॉन। तो सन का कैप्रिकॉन में जो एंट्री है उसी को मकर संक्रांति, मकर राशि बोलते हैं ना अपन, ठीक है ना, मकर राशि बोलते हैं ना, तो दैट इज एक्चुअली मकर संक्रांति, ठीक है। तो सूर्य की जो एंट्री है वो मकर उसमें होती है, कैप्रिकॉर्न में, है ना, कैप्रिकॉर्न। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग, कैप्रिकॉर्न का एन करके एफिशिएंसी वाला जोडियाक साइन भी होता है, अगर आप कभी बनाएं तो कैप्रिकॉर्न बेसिकली दैट इज द थिंग, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स लिख दिए हैं मैंने नीचे सारे, एंड यहाँ पे स्टेट वाइज जो सेलिब्रेशन है वो किस तरीके से होता है। पहला है पोंगल in South India and particularly in Tamil Nadu. It is a festival of Pongal which is being celebrated over 4 days at harvest time. Then लोहरी कल थी लोहरी, आपने देखा हो, सुना होगा, पंजाब वाले रीजन में विंटर फोक में पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये पंजाब का, ठीक है ना। और भोगी बेसिकली आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, 4 डे फेस्टिवल होता है भोगी, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। माघ बिहू इज इन असम वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड। एंड उत्तरायण गुजरात सेलिब्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ उत्तरायण गुजरात में है। साजी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मकर संक्रांति को माघ साजी भी कहा जाता है। साजी इज अ पहाड़ी वर्ड फॉर संक्रांति, साजी इज अ पहाड़ी वर्ड फॉर संक्रांति, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। अब यहाँ फ्रंट पेज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर। तो अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आप लोग समझ लीजिए, फॉरेस्ट ट्री कवर की जो रिपोर्ट है, यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में अपन पूरी डिटेल देख लेते हैं, है ना। जो डिटेल पॉसिबल है, यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बेसिकली इस बार की निकली है 2021 की, ठीक है ना। इसके पहले कब निकली थी? इसके पहले निकली थी 2019 में, ठीक है ना। अब इसको निकालता कौन है? तो एक्चुअली जब रिलीज होती है तो याद रखिएगा ये रिलीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ठीक है ना। अब एक तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको पहला फैक्ट याद रखना कि ये बाइनियल रिपोर्ट है। क्या होता है, कई बार तो लोग को ये कंफ्यूजन है कि बाइनियल और बाईएनुअल। कई बार क्या होता है, आप जब यूपीएससी में आंसर लिखेंगे ना, सपोज करो आप मेंस में लिख रहे हैं और आपने ये बाइनियल ना लिख करके आपने ये बाईएनुअल लिख दिया, तो वही बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। ये बाइनियल का मतलब होता है, जो लिखा हुआ है ना ई, जिसमें ई लिखा होता है पहले, तो ये जो बाइनियल है इसका मतलब होता है कि 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। और ये जो बाई एनुअल होता है ना, इसका मतलब होता है 1 साल में 2 बार। तो दोनों में बहुत भारी अंतर है। तो बाइनियल और बाईएनुअल का डिफरेंस थोड़ा याद रखिएगा। ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये बाइनियल रिपोर्ट है, यानी कि ये 2 साल में एक बार आती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, उसका पब्लिकेशन, इट्स अ पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जो हम बात कर रहे हैं, लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 की रिपोर्ट थी। अब जो रिपोर्ट आई है वो 2021 की रिपोर्ट आई है। मैं इसके कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूं जो आपको लिख लेने हैं, अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो कंबाइंड फॉरेस्ट और ट्री कवर है, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय
2261 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2009 असेसमेंट। तो 2019 के असेसमेंट से अभी अगर हम बात करें तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों मिला करके। फॉरेस्ट और ट्री अलग है। देखो क्या होता है, मैं एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ फॉरेस्ट और ट्री अलग अलग यहाँ पे, सिंपल सा रीजन आपको मैं बताता हूँ जो आपको डिटेल एनसीईआरटी में लिखी वैसे, लेकिन आप कई लोग उसको स्किप कर जाते हैं। देखो क्या होता है, फॉरेस्ट कवर एक्चुअली में एक ऐसा टर्म है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि फॉरेस्ट है। अगर किसी एरिया को गवर्नमेंट ने बोल दिया फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट है, डेफिनेशन में आ जाएगा। अब भले उस फॉरेस्ट एरिया में ट्री कवर ना हो तो भी वो फॉरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है उसको एज अ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना। इसीलिए फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दे आर बोथ डिफरेंट टर्म्स फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि हो सकता है फॉरेस्ट कवर एरिया केवल वो डिफाइंड हो लेकिन वहां पे ट्री कवर ना हो, ठीक है ना। दैट इज द रीजन वाई जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट या ट्री कवर दोनों को मिला करके 2261 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला जो फैक्ट आप देख सकते हैं कि जब रिलीज रिपोर्ट हुई थी, जो भूपेंद्र यादव है मिनिस्टर, ही सेड दैट द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात चल रही है, वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, इसका मतलब है कि इट इज 24.62%। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया इंडिया का कितना है, तो वो 24.62% है ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 24.62% जो है वो हमारा क्या है, दैट इज आर योर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों अगर मिला लोगे तो कितना आसपास आएगा, 24.62% के आसपास आएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक्चुअली में अगर आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करते ना, तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर आपका ये 21.6869 के आसपास आएगा। अगर आप इसको जब देखेंगे कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है कंट्री का, तो वो 21.6768% के आसपास ही आएगा, ठीक है ना। 21.6869, क्योंकि 2019 में मैं आपको बताता हूं, 2019 में जो ये वैल्यू थी 24.62, ये थी 24.56% थी, और अभी जो इस बार है वो 24.62 है। और 2019 में जो फॉरेस्ट कवर था केवल वो 21.67% था। तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा होगा, 21.6869 इसके आसपास होगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 21.67 से थोड़ा सा ज्यादा 21.6869 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अब देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो फॉरेस्ट का एक्ट आया था उसमें तो कितना बोलता है गवर्नमेंट की 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो एक खुशखबरी की बात यह है कि 17 स्टेट्स एंड यूटीज इंडिया के ऐसे हैं जिनमें 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो 17 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिनमें 33% से ज्यादा, 17 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिसमें 33% से ज्यादा आपका क्या है, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो मतलब ये है आपका फॉरेस्ट कवर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, दैट इज मोर देन 33%, ठीक है ना। अब रिपोर्ट ने ये बोला कि लगभग जो 2261 एरिया बढ़ा है उसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज तो आपको किसमें देखने को मिला है, फॉरेस्ट कवर में, और 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर में मिला। तो फॉरेस्ट कवर में आया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा, ठीक है ना, और जो ट्री कवर है उसमें आया 721 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। टॉप 3 स्टेट्स जो रहे हैं इस बार के, मतलब अगर इंक्रीज की बात करूं कि फॉरेस्ट कवर कौन से 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा हुआ है, तो सबसे ज्यादा हुआ है आंध्र प्रदेश में। ये भी लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज कहां पे हुआ है। मैं ये बता रहा हूं इंक्रीज कहां पे हुआ है, ये वो एरियाज नहीं जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, मैं बता रहा हूं कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। तो नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें 647 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है। देन आपका तेलंगाना आता है जिसमें 632 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब आपका 632 स्क्वायर किलोमीटर है जहां पर, और फिर उड़ीसा आता है जहां पे 537। ये इजाफा नहीं लिखा है एक्चुअली में, स्टेट्स लिखे हैं और उनका टोटल एरिया लिखा है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, तेलंगाना में सेकंड नंबर पर, और फिर उड़ीसा में। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, याद रखेगा एटीओ, ये फॉरेस्ट कवर के इंक्रीज का निमोनिक क्या है, एटीओ। एटीओ यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेट्स एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। आगे देखते हैं जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, कौन से स्टेट में है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो वो मध्य प्रदेश में है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इज इन मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। तो टॉप 5 स्टेट्स हैं जो फॉरेस्ट कवर में, वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। अब अगर टॉप 5 स्टेट्स की बात करूं फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अभी तो हमने बात की ऊपर जो मध्य प्रदेश वाली रैंकिंग थी वो टोटल एब्सोल्यूट एरिया में, मतलब कि जिसमें परसेंटेज नहीं देख रहे हैं हम, एब्सोल्यूट एरिया देख रहे हैं कि सबसे अधिक किसका फॉरेस्ट कवर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। अब टॉप 5 स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें फॉरेस्ट कवर है, तो नंबर 1 पर है मिजोरम जिसमें 84.53% फॉरेस्ट कवर एरिया है। फिर अरुणाचल प्रदेश 79.33, फिर मेघालय 76%, फिर मणिपुर 74.34%, फिर आपका नागालैंड 73.90%। तो टॉप 5 स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर वाले जो हैं उसमें नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मणिपुर, नंबर 5 नागालैंड। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं मैनग्रोव कवर की। तो मैनग्रोव कवर में जो इंक्रीज हुआ है उसमें 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। और अब टोटल 4992 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुका है। द टोटल कार्बन स्टॉक जो फॉरेस्ट में एस्टिमेट हुआ है वो 7204 मिलियन टन देखने को मिला है, विच इज इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन टन। 79.4 मिलियन टन बढ़ चुका है। क्या टोटल आपका जो कार्बन स्टॉक है वो 79.4 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है और टोटल वैल्यूज की 7204 मिलियन टन हो गई है। एंड इस बार जो एक्यूरेसी ऑफ फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन है, फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन मतलब कि ओपन फॉरेस्ट कितना है, डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन की जो एक्यूरेसी है वो 92.99% है, 92.99% है। और इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं वो आपका 85% के आसपास आता है, ठीक है ना, 85% के आसपास रहता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ये, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स एंड आपको समझ में आ गया होगा, पूरी जो रिपोर्ट है वो समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दी, इनको इन्हीं पॉइंट्स को आप रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन तो देखो घुमा फिरा के इसी से पूछेगा वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा न्यूज़ आइटम समझ में आ गया होगा। अगली एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स 900 मिलियन एड टू श्रीलंका। श्रीलंका को 900 मिलियन डॉलर्स की एड दी है इंडिया ने, और जिसमें आपका 400 मिलियन जो है वो करेंसी स्वैप में है। करेंसी स्वैप में क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो लोकल करेंसी रहती है उसके एवज में उतने डॉलर्स वो दे देते हैं, फिर उसके बाद में एग्रीमेंट कर लेते हैं 5 साल का, 10 साल का, और 10 साल बाद फिर उतने अमाउंट लौटा करके वो उससे उतने डॉलर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है और एक डिफर्ड पेमेंट की गई है 500 मिलियन डॉलर की। तो ये बेसिकली कहना चाहिए कि इंडिया मदद कर रहा है श्रीलंका की, और श्रीलंका इस समय वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में है, याद रखिएगा वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में है। और अभी रिसेंटली ये भी न्यूज आ रही थी कि श्रीलंका के ऊपर जो डेट है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है, वो चाइना का है, और चाइना के कारण श्रीलंका बहुत ज्यादा परेशान है। इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो नेबर्स हैं जिनसे हम थोड़ा दूर हो गए हैं उनके ऊपर हम अपना अच्छा इंप्रेशन बनाएं, और जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे चाइना वाइना का जो इंप्रेशन काफी ये चेकबुक डिप्लोमेसी के कारण बढ़ गया था उसको अब सही करने का टाइम आ गया कि देख लो वो क्या करते थे और हम कौन है, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एक और न्यूज देख लेते हैं यहाँ पे, लिथुआनिया और चाइना करफल। तो यहाँ पे लिथुआनिया और चाइना के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लिथुआनिया और चाइना। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या भैया लिथुआनिया के अंदर, ये तो वही वाली बात है कि चींटी जो है वो हाथी को कह रही है कि बताता हूं अभी आज देख लूंगा, मिलना बाहर मुझे, है ना। चींटी हाथी को बोल रही है कि आज मिलना बाहर। तो चींटी है इसमें कौन है, चींटी इसमें लिथुआनिया है, और हाथी कौन है, हाथी इसमें चलो ड्रैगन रहने दे, हाथी तो बहुत अच्छा जानवर है, अपन ड्रैगन बोलते हैं चाइना को, तो ड्रैगन ही रहने। तो चींटी जो ड्रैगन को कह रही है कि साले जला के राख कर दूंगी, है ना। तो अब बेसिकली वही वाली हालत हो गई लिथुआनिया और चाइना के बीच में हो रही है। तो लिथुआनिया चाइना में क्यों ऐसा हो रहा है, अभी रिसेंटली लिथुआनिया ने क्या किया कि ताइवान का एक डिप्लोमेटिक सेंटर उन्होंने ओपन करने की परमिशन दे दी अपनी कंट्री में, ठीक है ना। चाइना
के अगेंस्ट जा करके लिथुआनिया ने अभी नवंबर 2021 में ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाने की परमिशन दे दी थी। लिथुआनिया ने अपने यहाँ ताइवानीज एक जो ऑफिस है उनका डिप्लोमेटिक ऑफिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफिस, उसको बनाने की परमिशन दे दी। और लिथुआनिया ने जैसा ही ऐसा किया तो ऑब्वियस सी बात है चाइना ने ये कहा कि भैया ये तो वन चाइना प्रिंसिपल का वो है, मतलब कि वन चाइना प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया आपने, वन चाइना पॉलिसी को ब्रेक कर दिया आपने। और इस कारण से चाइना ने जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे यहाँ पे लिथुआनिया के साथ उनका बॉयकॉट कर दिया। एंड चाइना हैज आल्सो अनऑफिशियली बॉयकॉटेड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिथुआनिया, है ना, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, बॉयकॉट कर दिया है उसका। एंड इट हैज ये भी उन्होंने कहा कि उसको मतलब कि जो उनके डिप्लोमेटिक मिशन थे वो भी एक तरीके से बंद कर दिया है, अनऑफिशियली बंद कर दिया है। लिथुआनिया बेसिकली एक बाल्टिक स्टेट में आता है, अगर आपको पता हो तो लिथुआनिया एक बाल्टिक स्टेट में आता है, इट्स अ बाल्टिक कंट्री, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर हम बोलते हैं ना तो इट इज वन ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट्स, है ना, इसको बाल्टिक स्टेट्स में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि अब देखो लिथुआनिया इज बीइंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोवियत यूनियन टू ब्रेक आउट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। लिथुआनिया बेसिकली फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स था सोवियत यूनियन का जो कि ब्रेक फ्री हुआ था एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड जो अभी नई गवर्नमेंट आई है लिथुआनिया में वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी, वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी रखती है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी रखती है। और इसमें वहां पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वो ताइवान को भी उतनी वैल्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो तुम्हारे साथ हैं, अरे देख लेंगे चाइना वाइना को मिल करके मारेंगे दोनों, ऐसे उसे पटक के मारेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं ये ताइवान के साथ मिल करके। बट इनको पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरीके से कर पाएंगे। इनका नुकसान इनको थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि अब इनका ट्रेड वो भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1% ही है। लिथुआनिया का जो एक्सपोर्ट होता है 1% ही चाइना को जाता है और इंपोर्ट लगभग 5 या 6 मतलब परसेंट के आसपास होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अब दूसरी कंट्रीज जो है ना उनसे तो डिपेंडेंट हो ना, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकता है इंटरनेशनली। तो लेट्स सी क्या हाउ इट अनफोल्ड्स, लेकिन आपको ये एक चीज जो है वो पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिलीमीटर वेव बैंड की इन द 5G ऑक्शन। तो बस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि 5G ऑक्शंस के लिए जो मिलीमीटर वेव बैंड है वो मैं आपको पहले बता दूं कि इट्स अ सेगमेंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच का स्पेक्ट्रम है, यानी कि 24 गीगाहर्ट्ज की वेवलेंथ से लेकर के 100 गीगाहर्ट्ज की जो वेवलेंथ होती है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। ये मिलीमीटर वेव में आता है, दीज आर द मिलीमीटर वेव्स, ठीक है ना, इनको हम मिलीमीटर वेव बैंड बोलते हैं। दिस इज द मिलीमीटर वेव बैंड। अब इसके ऑक्शन को मना करने की बात की जा रही है क्योंकि ये जो वेव बैंड है ये एक्चुअली में ये आपका सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए यूज होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज अ बैंड विच इज यूज्ड बेसिकली एज अ सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड ऑल। तो इस कारण से इसको कहा, ये आपको मिलीमीटर वेव बैंड की मैंने डेफिनेशन बेसिकली बता दी है। ये आप याद रखिएगा 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 100 गीगाहर्ट्ज के बीच का जो आता है इट्स नोन एज मिलीमीटर वेव, और मिलीमीटर वेव बैंड बोलते हैं। इट्स अ सेगमेंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा मिलीमीटर वेव बैंड जो बेसिकली होता है वो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो रेंज है 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज उसके बीच का आता है, ठीक है ना। एंड ये जो मिलीमीटर वेव है इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है एंड इट इज एप्ट टू डिलीवर ग्रेटर स्पीड एंड लोअर लेटेंसी। तो ग्रेटर स्पीड और लोअर लेटेंसी के लिए इसको यूज करते हैं। दिस इन टर्म मेक्स डेटा ट्रांसफर एफिशिएंट एंड सीमलेस, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर को एफिशिएंट और सीमलेस बनाने का यूज किया जाता है एंड दे कैन कवर लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है बेसिकली। और जो मिलीमीटर वेव का ऑक्शन है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है कि मिलीमीटर वेव जो 27.5 से 31 गीगाहर्ट्ज एंड 17.7 से 21.2 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसको प्रिजर्व किया गया है फॉर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। इस कारण से
ट्राई को उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया ने, सिया ने, कि भैया प्लीज इसका स्पेक्ट्रम ना करें। तो ये अपने को ज़्यादा नहीं समझना, मिलीमीटर वेव बैंड आपको समझना था थोड़ा सा, कि रेडियो वेव्स का जो 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच का एक छोटा सा जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला रीजन है वो मिलीमीटर वेव वाले में आता है, ठीक है। तो आप याद रखेगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। तो लास्ट आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, लिबरल इकोनॉमीज क्रिएट्स इलिबरल सोसाइटीज। ऑथर का कहना है कि जो लिबरल इकोनॉमीज होती हैं, जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, वो ज़्यादातर इलिबरल सोसाइटीज क्रिएट करती हैं। इसका उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो सबसे पहली बात किया कि जो अभी जो सर्जिंग नेशनलिज्म की भावना इंडिया में या ऐसी दूसरी कंट्रीज में या यूएसए हो चाहे कुछ भी हो, और जो बढ़ता हुआ अथॉरिटेरियनिज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म मतलब कि जब कोई एक लीडर जो है पर्टिकुलर, अगर वो पावरफुल बन जाए, अगर कोई एक लीडर या एक पार्टी पावरफुल बन जाती है किसी कंट्री में, तो वो अथॉरिटेरियनिज्म कहलाता है। अथॉरिटेरियनिज्म कहलाता है। क्यों ऐसा अथॉरिटेरियनिज्म बोलती है? क्योंकि अथॉरिटी हो जाती है किसी एक व्यक्ति विशेष की या किसी एक पार्टी विशेष की, ठीक है ना। तो अथॉरिटेरियनिज्म, उनको अपोज करने वाला कोई नहीं रहता। तो ये बेसिकली कहना चाहिए कि ऑथर ने यही कहा है कि जो ये दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है ना, तो उसका ये रिजल्ट होता है। अब ऑथर ने यहाँ पे देखो क्यों ऐसा बताया। सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है 1991 के बाद, या जो कहना चाहिए मार्केट को ओपन किया गया है बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म के नाम पे, कहना चाहिए हर चीज़ ओपन कर दी गई है, हर चीज़ प्राइवेट्स की तरफ जा रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इक्वालिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं कम होती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, डिफरेंसेस बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। और ये सारे फीचर किसके हैं? क्या ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के प्रिंसिपल्स हैं? नहीं, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के प्रिंसिपल्स नहीं है। तो वही चीज ऑथर ने यहां पे बताई है कि बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक चीजें हैं और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। लिबरल आप इकोनॉमिक टर्म्स में तो हो जाते हो, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल और सोशल टर्म्स हैं वहां पर आप फिर इलिबरल हो जाते हो। इसका जो देखो क्या था, मैं आपको बताता हूं कि यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज है, इसमें ऑथर ने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बता दूंगा। देखो यूएसए और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, पहले ये कहते थे कि जो पाई है, जो ये पाई है, इसका शेप बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है। अगर आप पाई का साइज बढ़ाएंगे, ये पाई वो बेनिफिट जो रोल है जो प्राइवेट प्लेयर्स को देने वाली बात थी कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा रोल देंगे या थोड़ा ओपन रखेंगे, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाएंगे, तो इस पाई का साइज ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। दिस पाई विल ग्रो इन साइज। और जब ये मतलब वही जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, उन्होंने कहा केक कटेगा सब में बटेगा। तो जब ये पाई बढ़ेगी तो सबके पास ज्यादा हिस्सा आएगा, ज्यादा बड़ा हिस्सा आएगा और सब अमीर होंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा, पाई का साइज तो बढ़ गया, लेकिन ये सारा का सारा जो पाई है वो कुछ ही लोग खा रहे हैं, बाकी जो लोअर स्ट्रेटा है उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में तो फिर भी ये चूंकि बहुत पहले ही इन्होंने सोच लिया था तो ठीक था। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो तो उन्होंने इसको बस अंधा फॉलो करने लगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो पाई का साइज बढ़ा है उसका बेनिफिट बहुत ही कम लोगों ने, यानी कि 4-5%, 3%, 4% लोगों ने ही वो बेनिफिट लिया है पाई का, बाकी लोगों ने नहीं लिया है। तो ऑथर ने वही कहा कि बेसिकली दैट इज द रीजन। और प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी ऑथर ने कहा जैसे कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखें आज के टाइम में प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि लगभग हर फील्ड, मतलब रेलवेज में भी प्राइवेटाइजेशन आ गया है, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन ला दिया इन्होंने, एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है ना। तो कुल मिलाकर के प्राइवेटाइजेशन पे इतना इंफेसिस करना, ये मतलब एक तरीके से आप और ओपन करना चाहते हो और उनको प्रॉफिट बेस्ड बनाना चाहते हो, क्योंकि ये सारी चीजें पब्लिक गुड्स हैं और ऐसे में उनको प्राइवेट हाथों में देना, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, दैट इज अ वेरी वेरी मतलब रॉन्ग थिंग टू डू। यहां पे ऑथर ने कहा कि ये पूरा का पूरा आप कैसे कर सकते हो भाई, आपने तो मतलब ये और इनइक्वालिटी बढ़ाने का वो कर दिया है ना। एंड हिस्ट्री विल रिटर्न विद अथॉरिटेरियन रिजीम्स एंड बेसिकली नाउ पीपल नाउ बीइंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय पीपल सीकिंग अ वे आउट ऑफ द मोरास। यहां पे बेसिकली वही चले आता है कि जो यूएस और जो लीडर्स हैं बाकी, उन्होंने तो अपना बेनिफिट कर लिया, लेकिन अब उनकी देखा सीखी में जो दूसरी
कंट्रीज हैं वो अपना नुकसान कर रही हैं बाय इंक्रीजिंग लिबरलाइजेशन, बाय इंक्रीजिंग, क्योंकि भाई देखो यूएसए जब पूरा हो गया तो अब अपनी कंट्री तो पूरी डेवलप कर ली, अब दूसरे में एंट्री करना था तो वो क्या लेकर के आए, वो लेकर के आए वॉशिंगटन कंसेंसस। वो बोले कि भैया आपको वॉशिंगटन कंसेंसस के अंतर्गत हम 3-4 चीजें बताते हैं, हम आपको एलपीजी के बारे में बताते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और वो वही माला सबको पहनाने लगे वो लोग। और डेमोक्रेट जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने वो माला पहन भी ली, वो माला पहन के बैठ गए हैं। अब वो माला बस पहने हुए हैं लेकिन उनके पास है खाने के लिए लड्डू भी नहीं हाथ में, है ना। माला बस पहन के एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार लड्डू आया तो था लेकिन वो तो यूरोप वाला खा गया और वो अमेरिका वाला खा गया, लड्डू नहीं मिल रहा, माला पहना के बैठा दिए साइड में बस। तो वो वॉशिंगटन कंसेंसस की माला पहन के हम बैठ रहे हैं लेकिन हमको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑथर ने ये भी कहा कि देखो जिसके पास ज्यादा वेल्थ रहेगी, वेल्थ एक्चुअली आजकल डिसाइडिंग फैक्टर है कि जहां ज्यादा वेल्थ है वहीं बेटर हेल्थ है, वहीं बेटर एजुकेशन है, वहीं बेटर स्किल है, वहीं बेटर प्रॉस्पेक्ट्स है ना। जिसके पास वेल्थ कम है, अगर वो मतलब चलो ठीक है, अगर सुंगड़ी में निकल गया, अगर लक फैक्टर में निकल गया तो ठीक, अदरवाइज ऐसा कुछ होना नहीं है उसका कि बहुत भला होना है। आप देख लो, अगर ठीक है ऐसे कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो निकल जाते हैं ना। तो जो हमारे देश में क्या है, ये बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी, हमारे देश बस की नहीं, ये भी स्ट्रैटेजी ये उन लोगों की ना जिनके पास बहुत पैसा है। मैं आपको देखो आज एक चीज बताता हूं, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों की जिनके पास खूब पैसा है। इंडिया में देखो कि ऐसे गरीबों को, जो गरीब है अगर उन्हें तो खूब उछालेंगे उनका नाम कि यार देखो बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पे तो देखो ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली में इनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो बेचारे 4, 5, 6, 10 लोग ऐसे होते हैं जो लकली या चलो बहुत एक्सेप्शनल मेहनत करके, या कोई चलो उनके सारे सितारे सही बैठ गए प्लस उनकी मेहनत थी कि उनको आगे आ गए, ठीक है ना। ऐसे 10, 15, 20 लोग होंगे। अब इनको ये साले कॉर्पोरेट वाले जो प्राइवेट लोग हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, ये इनको खूब ऊपर उछालते हैं, खूब दिखाते हैं ताकि लोगों के ऊपर एक बना रहे माहौल कि हाँ देखो ये सिर्फ माला पहन के नहीं बैठे, ये मेहनत करो और भारत में सबको बराबर मौका मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और है मेरे भाई। एक्चुअल रियलिटी है कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ऊपर आ पा रहे हैं, है ना। ये अमीर लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि हम भैया चुपके चुपके आगे बढ़ते रहेंगे। देखो आपको ये अमीरों के बारे में नहीं सुनने के लिए, महिंद्रा का जो मालिक है वो कितना अमीर हो गया, उसका पैसा कितना बढ़ रहा है, वो रोज न्यूज में नहीं आएगा, लेकिन वो बचपन का प्यार रोज दिखाएंगे। अरे देखो ये गांव से निकल के आया बंदा, इसको कितना हमने दिखा दिया। वो एक उसके पहले वो जो औरत थी वो गाती थी जो हिमेश रेशमिया के साथ, उसके साथ उसको खूब दिखाया, तो उसको तो खैर अलग ही पब्लिसिटी चढ़ गई, वो तो हजम भी नहीं कर पाई वो महिला। तो ऐसा हो भी जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो है कि आपको सिर्फ बनाया जा रहा है ना। टीवी आपको सिर्फ बना रही है और वही चीज हम बनते भी जा रहे हैं। वही वाली बात है कि हम माला पहन के बैठ गए हैं और हमको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। स्वागत ऐसा किया है, हमारा स्वागत तो ऐसा कर दिए हैं कि भाई देखो लगेगा कि आप सबसे इंपॉर्टेंट बाराती हो, आप सबसे जरूरी बाराती हो, लेकिन आप साइड में केवल माला पहन के बैठे, आपको खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, आपको लड्डू कोई नहीं दे रहा, आपको मिठाई कोई नहीं दे रहा। तो वही हालत ये इनइक्वालिटी के कारण हुई है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस। हाँ, इसका सोल्यूशन जरूर ऑथर ने दिया कि गांधीयन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक सोशलिज्म बेस्ड सोसाइटी चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। ऑथर ने यह भी क्लियर कह दिया कि हम नाम के सोशलिस्टिक ऑर्डर है, हमारा नाम का सोशलिस्टिक ऑर्डर है, लेकिन अगर आप देखो तो प्योर हमारा जो आज का मॉडल है वो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, हमारा प्योर कैपिटलिस्टिक मॉडल है। तो ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, मैं आपको बताता हूं। हाँ, वो मैं आपको नहीं बता पाया था अभी तक। देखो क्या है, देयर आर 2 एक्सट्रीम्स। ऑथर ने कहा कि देयर 2 एक्सट्रीम्स है। एक एक्सट्रीम है कम्युनिज्म और एक एक्सट्रीम है कैपिटलिज्म, और दोनों फेल हुए हैं, ठीक है ना। दोनों फेल है, तो बीच का हमको एक डेमोक्रेटिक सोशल मॉडल लेना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मॉडल लेना पड़ेगा, जो कि नाम का इंडिया में जरूर है लेकिन काम का नहीं है। तो हमको काम का डेमोक्रेटिक सोशल मॉडल लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंटरप्राइज मॉडल। तो ये ऑथर ने ओवरऑल कहा है। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।